मुझे 99% में श्योर था कि मैं पास होने वाला हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि रिज़ल्ट मम्मी के हाथों से खुलवाऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा। एक मेरे दोस्त का मैसेज आया जब मैं रिज़ल्ट देखा ही था, मम्मी को बता के हटा था। मेरे दोस्त का एक मैसेज आया कि चंदन, अभी मैं सोया था और अभी मैंने एक सपना देखा कि तू पास हो गया है। मैंने उसी अपने रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट उसको शेयर किया, ले अपना सपना सच होते हुए देख ले तू। मुझे नहीं पता कि कौन है इतने सुपर इंटेलिजेंट जो पहले से ही प्री डिसाइड करके चलते हैं, इतना इतना ये सब करूँगा, बन जाऊँगा, ये डॉक्टर बन जाऊँगा, अब वो बन भी जाएंगे। तो पूर्वांचल की एक कहावत है कि पूर्वांचल से ज़्यादातर जितने भी युवा आए हैं सब यूपीएससी को लेकर काफ़ी एस्पिरेंट रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये भी है कि काफ़ियों के दिल टूटे हैं और दिल टूटने के बाद उन्होंने यूपीएससी निकाला है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ जीवन में एक्सपीरियंस रहा हो कि आपका दिल टूटा हो और फिर आप सीए के लिए आगे बढ़े हो? मेरा पैदल आने का मन था क्योंकि बहुत कुछ माइंड में मेरे चल रहा था, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी और मुझे पता था मैं फेल होने वाला हूँ। तो इतना अंदर से रोना आ रहा था और आंसू भी आ गए थे। मैं रास्ते में चल रहा था, मैं सोच रहा था इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी फेल होने के लिए, इससे अच्छा ना ही पड़ता। दिवाली आई, पूजा हुई, गृह प्रवेश, कुछ नहीं, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं, कुछ मज़ा नहीं, और फेल भी तो फ़ायदा क्या पढ़ने का। बहुत अपने पे गुस्सा भी आ रहा था, बहुत इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था। तो रास्ते में पैदल ही आ रहा था मैं। भरोसा मुझे कुछ ज़्यादा ही है अपने ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सबको होना चाहिए। मेरे माइंड में ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं पूरे एफर्ट के साथ करूँगा, 100% दूंगा अपना, पूरी मेहनत, पूरा दिमाग लगा, और फिर भी होना, ऐसा क्या चीज़ है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे चंदन यादव, जिन्होंने हाल ही में 2022 में सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डे था उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट डे की प्लानिंग जैसी मेरी थी, प्लानिंग थी मेरी कि ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे 99% में श्योर था कि मैं पास होने वाला हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि रिज़ल्ट मम्मी के हाथों से खुलवाऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, 9 और 10 की शादी पड़ गई लुधियाना में किसी की रिश्तेदार की, तो जाना पड़ा मम्मी को। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, मम्मी रास्ते में थी, ऑन द वे। तो 10 तारीख को, 10 फेब को रिज़ल्ट आने वाला था। अब 2 बजे हमेशा रिज़ल्ट आता है इंस्टीट्यूट का, तो और उसी टाइम पे खाना पीना होता है, लंच होता है। तो मैंने सोचा कि रिज़ल्ट आने से पहले ही खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर खाना तो खाया नहीं जाएगा। तो मैं खाना खा ही रहा था, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया टेलीग्राम की, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड। खाना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। किसी को नहीं बताया था, घर में कोई था भी नहीं, मौसी थी और भाई था मेरा एक छोटा वाला, मम्मी पापा थे नहीं। बस मोबाइल लेके ऊपर आया, मैंने कहा अब देखते, पास हो गए सबको बताएंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे। ऊपर आया, कंबल ओढ़ के बैठा, फ़ोन लेके, और रिज़ल्ट खोल रहा, बार बार रोल नंबर गलत, मैं रोल नंबर ठीक नहीं डाल पा रहा हूँ। उसके बाद सही डाला, खुला, पास पास देखा, 3-4 बार देखा मैंने, सच में पास हो गया कि नहीं पास हो गया। मैं देखता रहा 2-3 मिनट तो मैं देखता ही रहा। अब देखने के बाद, रिज़ल्ट देखने के बाद मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी बाहर, आंखों के सामने मेरे अंधेरा था। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मम्मी को फ़ोन सोचा था लगाऊँ, पर मैं सोचा था कुछ पहले बोल तो लूँ, बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने क्या किया, कंबल ओढ़ा और सो गया, कम से कम 15-20 मिनट में सो गया। फिर उठा, मम्मी को फ़ोन किया कि पास हो गया मैं। रास्ते में थी, पापा भी थे, गाड़ी में थे, तो मम्मी रोने लग गई। पापा से बात हुई, पापा को बताया, उसके बाद घर में बताया, सभी लोगों को कॉल किया, सब बाकी दोस्तों का कॉल आया। एक मेरे दोस्त का मैसेज आया था जब मैं रिज़ल्ट देखा ही था, मम्मी को बता के हटा था। मेरे दोस्त का एक मैसेज आया कि चंदन, अभी मैं सोया था और अभी मैंने एक सपना देखा कि तू पास हो गया है। मैंने उसी अपने रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट उसको शेयर किया, ले अपना सपना सच होते हुए देख ले तू। तो ये हुआ। तो बहुत उस दिन तो चलो बहुत कॉल आते रहे घर से, दादा दादी का कॉल आया। तो उस दिन का अगर लाइफ में कभी मुझे दोबारा से कोई कहे कि कौन सा ऐसा दिन है जो दोबारा जीना चाहते हो, तो वो मेरा रिज़ल्ट है। उससे बेस्ट दिन मेरे लिए अभी तक कोई नहीं है।
तो आपका जो शुरुआत से जर्नी थी सीए को लेकर कि कोई इंस्पिरेशन था या फिर ऐसे ही आपने शुरू कर दिया, तो आप क्या अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने सीए बनने की सोची या किस तरीके से आपने इस फील्ड को चुनने की सोचा? अब देखो मैं बताता हूँ। अब कौन मुझे नहीं पता कि कौन है इतने सुपर इंटेलिजेंट जो पहले से ही प्री डिसाइड करके चलते हैं, इतना इतना ये सब करूँगा, बन जाऊँगा, ये डॉक्टर बन जाऊँगा, अब वो बन भी जाएंगे। मतलब मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं तो बताता हूँ। मैं 10th क्लास की बात है, 10th में 11th में स्ट्रीम लेनी पड़ती है ना। 10th के बाद एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम में पास होने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन था कि या तो साइंस ले लो या तो कॉमर्स ले लो। आर्ट्स मेरे स्कूल में थी नहीं और आर्ट्स लेनी भी नहीं थी। तो अब साइंस में ये दिक्कत ये थी, मैंने कहा कि साइंस तो मेरे तो होगी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे बस की नहीं थी, तो बच गया कॉमर्स। और मेरे सारे दोस्तों ने साइंस ले ली थी। मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं कहा यार अब क्या लूँ। मैं लाइन में खड़ा था, जैसे आगे टेबल लगा के वो बैठे थे जो फॉर्म दे रहे थे कि कॉमर्स लिया है साइंस लिया, वो फिल करके दे रहे थे। तो लाइन में मैं खड़ा था, तो मेरा नंबर आ गया। मेरे को बताना है कि मुझे कॉमर्स चाहिए साइंस चाहिए, और मैं अभी तक सोच नहीं पाया मैं क्या चाहिए मुझे। तो फिर मैंने सोचा, लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि भाई साइंस तो होनी नहीं, तो फ़ायदा कोई लेके है नहीं, कॉमर्स। मतलब मुझे पता ही नहीं कॉमर्स क्या होता है, ले लिया मैंने कॉमर्स। अब कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो मैंने सोचा कि चलो ले तो लिया है, पर करना तो कुछ ढंग का ही है। तो एक मेरा फ्रेंड था, उससे मैंने पूछा कि यार इसमें सबसे कॉमर्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। तो उसने बोला कॉमर्स में सबसे बड़ी चीज़ तो सीए होती है। बच्चे थे उस टाइम पे, मैं कुछ पता नहीं था, मुझे बस इतना पता लगा कि सीए कुछ है। उसने बोला कि जैसे साइंस में सब आईआईटी के पीछे या एमबीबीएस करने के पीछे मेडिकल वाले भागते हैं, वैसे इसमें सीए इसमें टॉप पे रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बस यही करना है। तो ये भी नहीं पता था कि सीए क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो 11th हो गई, 12th हो गई, सीए का मैंने फॉर्म भर दिया। सीए की एंट्रेंस की मैंने कोचिंग लगा ली। अब कोचिंग लगाने के बाद क्या हुआ, एंट्रेंस के लिए वैसे 6 मंथ्स का टाइम रहता है, लेकिन 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए मेरे मार्च में। अप्रैल में और 14 जून का पेपर था मेरा 2015 में। तो 2 महीने का टाइम था मेरे पास। क्लास ली, पर मतलब उतना अच्छा नहीं गया था। मुझे पता था कि अच्छा नहीं गया पेपर, नॉर्मल था। और जिस दिन उसका रिज़ल्ट आया एग्ज़ाम का मेरे, उस दिन पूरे जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, पूरे कोचिंग सेंटर में मेरे बैच में लगभग 70 स्टूडेंट्स होंगे, मेरे सेकंड लोएस्ट मार्क्स थे। मतलब कि बस मेरे से कम एक ही बच्चे के थे। मार्क्स बता देता हूँ मैं, आउट ऑफ 200 मेरे 67 थे, और मेरे से कम एक ही बंदे के थे 59 या 55 ऐसे। और मैं मतलब वहाँ मतलब ऐसा नहीं था कि वो सबको लगता था कि नहीं चंदन के बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। मतलब मैं उनमें से था कि जिन थोड़े बच्चों से उम्मीद थी कि हाँ ये लोग पास होंगे, उनमें से मैं था। तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगा। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कह रहे थे चंदन यार तेरे इतने कम मार्क्स, मतलब उनके मेरे से ज़्यादा थे, तेरे इतने कम, मतलब क्या किया तूने। तो बुरा बहुत लगा। तो मैंने क्या किया, फिर अगला अटैम्प्ट देना था, 6 महीने बाद था, 5 to 6 मंथ का टाइम होता है। तो उसमें टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो अगली प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसमें भी कभी भूले, कभी भटके, कभी लाइन पे, कभी ट्रैक पे, कभी आउट ऑफ ट्रैक। इसका एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इसमें मैंने प्रिपेयर अच्छे से किया। जो भी मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स सारे एमटीपी, पास्ट पेपर, स्कैनर सब कर दिए थे। पेपर हुआ, और पिछली बार सेकंड लोवेस्ट थे, इस बार पूरे सेंटर में सेकंड हाईएस्ट थे मेरे। आउट ऑफ 200 155 मार्क्स थे। और रैंक सिस्टम एंट्रेंस में से हटा दिया था इंस्टीट्यूट ने। अगर रैंक सिस्टम होता तो शायद टॉप 50 में रैंक भी आ जाती। तो ऐसे तो मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ सीपीटी का। इसके बाद सीपीटी निकलने के बाद आईपीसी में रजिस्ट्रेशन लेना था, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन लेना था। अब इसमें एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई, 12th में मेरी कंपार्टमेंट थी। तो आपकी कंपार्टमेंट भी आई थी 12th में? हाँ देखो, मेरे साथ हर बार ही हमेशा ऐसा हुआ है, सीए फाइनल रिजल्ट को छोड़ के, सीए फाइनल रिजल्ट में भी, कि मतलब पूरी खुशी मुझे नहीं मिल पाई कभी किसी भी टाइम पे। हर सब्जेक्ट में 90 80 ऐसे मार्क्स थे, और एक सब्जेक्ट में आ गई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट की वजह से इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने कंपार्टमेंट का मुझे लगा था कि सीपीटी मतलब एंट्रेंस क्लियर करना ज़रूरी है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।
तो बाद में पता चला कि नहीं 12th में पास रिजल्ट में लिखा होना चाहिए। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया, इसकी वजह से 6 मंथ मेरा अटेम्प्ट डिले हो गया। मतलब 6 महीने बाद एग्ज़ाम दे पाया मैं इंटरमीडिएट का, 6 महीने वहाँ वेस्ट हो गए। मैंने दिए, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, तो दोनों ग्रुप दिया इंटर में निकलने के लिए, क्योंकि 6 महीने वेस्ट हो गया था। मैंने कहा जल्दी थोड़ा कवर हो जाएगा। एक ग्रुप क्लियर हुआ, एक क्लियर नहीं हुआ, एक में पास एक में फेल। तो अब फिर पूरी खुशी नहीं मिल पाई। फिर 2 अटेम्प्ट और लगे, फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग के साथ साथ मैं पेपर देता रहा और 2 अटेम्प्ट और लगे, फिर मेरा IPSC इंटर का सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ। अब 2 अटेम्प्ट की बात तो इतनी खास खुशी होती नहीं, इतने अटेम्प्ट लगने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ये तो होना ही था, अब नहीं होगा तो कब होगा। अब बारी आई फाइनल की, और फाइनल की जब एग्ज़ाम मेरे आने वाले थे, एग्ज़ाम होने ही वाले थे, उसके 20 दिन पहले हमारा मतलब घर रिनोवेट हो रहा था, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रखे थे, तो वहाँ से इसमें शिफ्ट कर रहे थे। अब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी कि मैं बता नहीं सकता। तो उस डिस्टर्बेंस में तैयारी चल रही थी, ठीक हो गई थी। मतलब सब लोग, मेरे को किसी ने कोई काम नहीं बताया कि बेटा ये कर दो वो कर दो, सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस ना, कि जब शिफ्टिंग हो रही थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होगी, जाहिर सी बात है। पूजा होने लग गई गृह प्रवेश की, उसी में जिस दिन मेरा पेपर था, मतलब एग्ज़ाम के बीच में ही पूजा हो रही थी। तो फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, तो मैंने कहा कि फाइनल, क्योंकि इसका सिलेबस ऐसा है कि बिल्कुल समुंदर है बहुत बड़ा, तो मैंने कहा एक ही ग्रुप दूंगा। दोनों ग्रुप मेरे, मैंने कहा नहीं हो पाएगा मेरे से, तो एक ही मैं दे रहा था। तो एक ही में बहुत हेल्थ कंडीशन भी बहुत मेरी ख़राब हो गई थी, 4-5 किलो वेट मैं लूज़ कर दिया था तैयारी के चक्कर में। और जब एग्ज़ाम में पूरा दे के आया, 4 पेपर थे, चारों पेपर जब दे के आया, मैं रास्ते में आ रहा था, और यहाँ से मीठापुर है 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ से ऑटो मिलता है, लेकिन मैंने ऑटो लिया नहीं। वहाँ मतलब मैं ऑटो पे उतर गया, सेंटर से आते वक्त वहाँ ऑटो से उतरा, वहाँ से मैंने ऑटो नहीं लिया, मेरा पैदल आने का मन था, क्योंकि बहुत कुछ माइंड में मेरे चल रहा था, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी और मुझे पता था मैं फेल होने वाला हूँ। तो इतना मतलब अंदर से रोना आ रहा था और आंसू भी आ गए थे। मैं रास्ते में चल रहा था, मतलब मैं सोच रहा इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी फेल होने के लिए, इससे अच्छा ना ही पड़ता। दिवाली आई, पूजा हुई, गृह प्रवेश, कुछ नहीं, मतलब कुछ इन्जॉयमेंट नहीं, कुछ मज़ा नहीं, और फेल भी, तो फ़ायदा क्या पढ़ने का। बहुत अपने पर गुस्सा भी आ रहा था, बहुत इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था। तो रास्ते में पैदल ही आ रहा था, मैं घर पहुंचा, क्योंकि वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। तो मैंने जैसे फिर सारे क्वेश्चन पेपर निकाले, दोबारा नंबर कैलकुलेट करके ज़बरदस्ती नंबर बिठा दिए मैंने, पासिंग मार्क्स ज़बरदस्ती पासिंग में बिठा के उसको तसल्ली दे दी मैंने, और मुझे पता था नहीं होने वाला मैं पास। तो एग्ज़ाम देने की कुछ दिनों बाद से ही, 1-2 दिन बाद से, 1-2 दिन रेस्ट किया, तैयारी मैंने शुरू कर दी, क्योंकि एक ग्रुप तो अभी देना ही था, तो अगले ग्रुप की तैयारी मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा बाकी अभी रिजल्ट आएगा देखेंगे। और रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो इतना ख़राब आया कि जितना सोचा भी नहीं था। फेल का तो मुझे पता था, पर आउट ऑफ 400 मैं सोच रहा था 200 मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए। मैं सोचा था 180, 185, 90 तक तो आएंगे, भले फेल हो रहा हूँ। मार्क्स आए मेरे बहुत कम, 139 मार्क्स आए थे मेरे। मैंने लैपटॉप में रिजल्ट खोला था, मैंने रिजल्ट जब खोला, एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं था इंडिविजुअली भी, और ना एग्रीगेट। उसी समय रिजल्ट खोला, मुश्किल से मैंने 10-15 सेकंड रिजल्ट देखा होगा। सेकंड टैब खोला मैंने लैपटॉप में, और मैंने सर्च किया हाईएस्ट मार्क्स इन CA फाइनल। मैंने कहा अब तो हाईएस्ट ही लाने, अब तो थोड़े बहुत चाहिए भी नहीं, इतने कम आ गए, इसके बाद तो हाईएस्ट ही चाहिए। तो जैसे कि आपकी 12th में कंपार्टमेंट आई और आप इस तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी कम मार्क्स आए, और उसके बाद भी आपके अंदर एक मोटिवेशन था, एक जुनून था, तो वो किस तरीके से आपने बरकरार रखा? भरोसा मुझे कुछ ज़्यादा ही है अपने ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सबको होना चाहिए। मुझे, मेरे माइंड में ये था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं पूरे एफर्ट के साथ करूँगा, 100% दूंगा अपना, पूरी मेहनत, पूरा दिमाग लगा, और फिर भी होना, ऐसा क्या चीज़ है। ऐसी चीज़ें हो गई, रॉकेट बन गया चांद पे जाने के लिए, और ये एक पेपर नहीं निकल रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं, मतलब मेरे माइंड में यही था कि यार देखूँ जरा ऐसी भी क्या चीज़ है जो निकल ही नहीं रही मेरी पूरी ताकत लगाने पे भी। तो ये मेरे माइंड में था, और फिर मैंने मतलब सर्च किया कि हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं। तो हाईएस्ट, हालांकि मैं बता रहा हूँ इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि 3 महीने का टाइम था पेपर में, और इतने कम से एकदम हाईएस्ट तो हो नहीं सकता। कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर गुस्सा इतना था मेरे अंदर, तो मैंने कहा कि नहीं अब तो हाईएस्ट ही चाहिए। मेरे से एक ग्रुप नहीं निकला था,
और मैं बोथ ग्रुप में मैं हाईएस्ट की सोचा था, मतलब हाईएस्ट अभी तक के हाईएस्ट, रैंक 1 भी नहीं, अभी तक के पूरा हाईएस्ट चाहिए मुझे। तो देख के थोड़ा आराम आराम किया करीब आधा घंटा, और उसके बाद पढ़ाई चालू करी मैंने। पढ़ाई मेरी वैसे चली रही थी, सेकंड ग्रुप की चालू करी। घर में बताया भी नहीं मैंने कि रिजल्ट आ गया, फेल हो गया हूँ मैं। शाम को जब मैं नीचे गया तो मम्मी को बताया कि रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि टेंशन लेने वाली तो कोई बात है नहीं, मैं तो टेंशन नहीं ले रहा था। घर वालों ने आपका हमेशा से साथ दिया? अब मैं बताता हूँ, मतलब सीए मैं कर रहा था ना, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ पूरी सीए कर रही थी। कैसे कि अब अगर मुझे सुबह 5 बजे उठ के क्लास जाना है तो 5 बजे से पहले मम्मी को उठना पड़ेगा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तब तो मैं जा पाऊँगा ब्रेकफास्ट लेके। मतलब मुझे कुछ भी काम करने नहीं देते थे, सारा काम, मतलब जूस मेरे मतलब मम्मी लेके आती थी। 9th क्लास की बात है, मैं मतलब बचपन से ही हम तीन भाई हैं, जब भी स्कूल जाते थे ना, पापा मम्मी का पैर छू के जाते थे। हम तीनों भाइयों में से किसी ने भी आज तक मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, पर कभी स्कूल जाते लोग ऐसा नहीं हुआ होगा कि मम्मी का पापा का पैर न छुआ हो। एक दिन क्या हुआ, जल्दीबाजी में लेट होने के चक्कर में पैर छूना मैं भूल गया। मतलब मेरे वो माइंड में था कि मैं पैर छूना भूल चुका हूँ। आज स्कूल के लिए चला गया, मैं वैन में बैठा चला गया। उस दिन मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, सेमी जो एनुअली जो होता है, और मैं एग्ज़ाम में सोचा मम्मी का पैर नहीं छुआ आज मैंने। इतना ख़राब एग्ज़ाम हुआ ना मेरा, इतना ख़राब। मैं घर आकर मम्मी को बताया कि आज एग्ज़ाम मेरा बहुत ख़राब हो गया, मैं आपका पैर छू के नहीं गया था। तो उस दिन के बाद से मतलब सीए का भी एग्ज़ाम है। कई बार जैसे मेरा एग्ज़ाम था तो दूसरा में चाची का घर है, वहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी, तो उसमें थी कथा वगैरह मम्मी। मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए लेट होऊंगा, पर पैर तो मैं छू के ही जाऊँगा, वरना मुझे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। कहीं भी मेरे को पूरी खुशी नहीं मिल पाई। 12th में कंपार्टमेंट आ गई, बाकी सब में अच्छे मार्क्स थे, बेकार। सीपीटी पास हुआ तो 12th की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, बेकार। आईपीसी का तो हुआ ही, एक ग्रुप करके हुआ। फाइनल में कुछ बढ़िया सब कुछ हो गया था अच्छे से। अब इसमें ये शादी पड़ गई तो मम्मी नहीं थी, अकेला था, तो मतलब वो जो होता है ना, माहौल नहीं बन पाया पूरा बढ़िया से। मम्मी के हाथ से खुलवाता, वीडियो शूट करता बढ़िया से, तो अच्छा लगता। ये तो सब ठीक है, आपकी जो ये सफलता की जर्नी रही है। तो आपके जो दोस्त थे, आपकी जो कॉलेज, हाँ मैं कॉलेज लाइफ तो आपकी पूछना भूल ही गई, कैसी रही आपकी? कॉलेज में गया ही नहीं हूँ तो अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आपके जैसे दोस्त थे, बाहर घूमते होंगे, खेलते होंगे और आपको बुलाते भी होंगे, तो उस वक्त आप अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल किया करते थे? कंट्रोल किया मैंने, देखो सबको मना कर रखा था, सबको पता था कि ये कर रहा है, मैंने मना भी कर रखा था कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए बुलाना मत। लेकिन फिर भी मैं हर संडे को, जो बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप करीबी दोस्त हैं, उनसे हर संडे मिलता था मैं। बस खाली एग्ज़ाम से लगा लो कि 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले से मिलना बंद हो जाता था, बाकी हर संडे उनसे मिलते थे। और खेलने कूदने का तो पता है क्या है, जब कुछ बड़ा सेट करोगे ना तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएंगे। सर, जैसे कि आप भी यूथ हैं और हम भी यूथ हैं, और काफ़ी यूथ आज के टाइम में थोड़ा फोकस नहीं रहता है इस समय, और काफ़ी उनका फोकस कभी किसी फील्ड में कभी किसी फील्ड में रहता है। तो उस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बच के एक फोकस रखना, और जैसे कि आपने बताया कि आप स्टैंड अप कॉमेडी देख के अपने आप को आप थोड़ा रिलैक्स करते थे, तो आप इससे यूथ को क्या बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करे और किसी एक चीज़ को लेकर फोकस्ड रहे? देखो मैंने बताया ना कि जब मैंने सीए स्टार्ट करी थी मुझे पता भी नहीं था कि सीए क्या होता है। कॉमर्स ली थी, मुझे पता नहीं था कॉमर्स क्या होता है, बस मैंने ले ली थी। तो मैंने बोला कि ना वो कौन है वो इंटेलिजेंट लोग, उनसे मुझे मिलना है, जिनको बचपन में सब पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो लाइफ ना हमेशा जैसे क्या कोहरा होता है ना, फॉग, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना आगे, वो रास्ता दिखता जाएगा। तुम सोचो यहीं से खड़े होकर मैं पूरी मंजिल देख लूँगा, तो दिखने नहीं वाला। खड़े रहो वहीं पे, मंजिल कभी ना तो दिखेगी ना मिलेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आगे का रास्ता क्लियर होता जाएगा और आगे आप बढ़ते जाओगे। बस ये नहीं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और दिन भर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नहीं आगे बढ़ोगे। जो करना है मतलब वो करने की कोशिश करो। ये यूथ की आज की बहुत प्रॉब्लम्स है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, रील्स ने तो तबाह कर दिया है। तो चंदन जी, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूर्वांचल से।
तो पूर्वांचल की एक कहावत है कि पूर्वांचल से ज्यादातर जितने भी युवा आए हैं सब यूपीएससी को लेकर काफी एस्पिरेंट रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये भी है कि काफियों के दिल टूटे हैं और दिल टूटने के बाद उन्होंने यूपीएससी निकाला है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ जीवन में एक्सपीरियंस रहा हो कि आपका दिल टूटा हो और फिर आप सीए के लिए आगे बढ़े हो? देखो, पहले तो मतलब क्वेश्चन ये है ना कि दिल टूटने की वजह से ये करा। जी नहीं नहीं, ये तो मतलब बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी कि दिल टूटा और ये कर लिया। मतलब मेरे मिशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं यार। मैं अपने जाने से पहले, मतलब मेरी लाइफ एंड होने से पहले, मैं चाहता हूँ कि इतना पैसा मेरे पास हो कि अगर मैं उसको डोनेट करके जाना चाहता हूँ पूरे इंडिया में, तो हर बंदे को उतना पैसा मिले कि उसको लगे कि मुझे कुछ मिला है। हर बंदे को, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको तो इतना मिल ही जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब कि उनको लगना चाहिए कि वो घर तो खरीद ही सके एटलीस्ट, इतना पैसा मुझे अपने पास चाहिए। मुझे तो खुद को मौज करनी ही है, पर मैं जाते वक्त भी किसी का भला करके जाऊँ, इतना मुझे चाहिए। तो ऐसा है, मतलब कि दिल टूटने उठने तो बहुत छोटा हो गया कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ या आपकी कोई गर्लफ्रेंड? वो मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, तो अब हम उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने चंदन यादव को सीए चंदन यादव बनने में बहुत बड़ी सहायता दी है, बहुत बड़ा योगदान दिया है और जिन्होंने इनके एकेडमिक डिसिप्लिन को मेंटेन करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है।